चलो आप सबसे पहले ELP1 देख लो, कुछ है क्या? 1 2 3 सब हो गया, पूरी 100% सारे सवाल हो गए। ठीक है, सोलर सेल छोटा सा है, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं बनता, बस पढ़ लीजिए एक बार। सबसे मजे की बात है, सोलर सेल की वर्किंग बिल्कुल फोटो डायोड जैसी है। एक बार आप फोटो डायोड देखो, उसमें क्या होता था, एनर्जी इंसिडेंट होती थी, इसमें भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। सोलर सेल बोलने की जरूरत ही नहीं है, आजकल कितना चल रहा है, सोलर पैनल सोलर पैनल सोलर पैनल, अपने छत पे जो लगे हुए हैं वो यही चीज लगी हुई है। वास्तव में इसमें होता क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड है, पीएन जंक्शन, देख लीजिए, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। मजे की बात है, नो बायसिंग, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि आप देखिए फोटो डायोड में रिवर्स होता था, एलईडी में फॉरवर्ड होता था, सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं है, आप इसको कोई सप्लाई नहीं दे रहे, उल्टा ये अपन को करंट देगा। समझो ना, आप सोलर सेल ऊपर आपने छत पे लगा दिया, पिताजी सोलर पैनल, तो आप उसको देते हो या वो आपको करंट देता है? वो हमें देता है। दिन भर सोलर एनर्जी आती है, वो उससे हम करंट फ्लो कराएंगे, अभी बताऊंगा कैसे, और उससे हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं, और फिर वो बैटरी से हमें क्या मिल रही है, करंट हम सर्किट में घर में यूज कर सकते हैं। सेम है, ये देखिए क्या होता है, ये सोलर सेल है, पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ कोई बायसिंग नहीं है। ये बताइए ये कौन है, डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा याद है, एन से पी, यहाँ बताइए मोटे मोटे इमोबाइल आए हैं, डिप्लीशन लेयर। ठीक है साहब, ये देखिए ये कौन आया, ये आई सोलर एनर्जी। ठीक है, लार्ज एरिया ओपन करते हैं, लार्ज एरिया, पूछिए लार्ज एरिया ओपन क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा रेडिएशन ज्यादा एरिया में क्या कर सकें, फॉल कर सकें, ये सोलर एनर्जी आ रही है। अब आप खुद सोचिए क्या होगा, धीरे धीरे 2-3 बार सोलर एनर्जी आएगी, क्या होगा, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जंप करेंगे, कंडक्शन बैंड में। ये देखिए वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, बनाते जाइए, जैसे 2-3 बार सुन लेंगे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल वर्किंग फोटो डायोड जैसी है। छोटा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, 6 लेक्चर में तो देखो आप पूरी ELP थ्योरी सब हो गए, इसको 3 से 4 लेक्चर में रिड्यूस किया जा सकता था, तो अपन ने सारे सवाल कर लिए अच्छे से, आपको रिवीजन करने में आनंद आएगा पूरा। चाहे कि सर कितने लेवल पे तैयार हुआ, जेई के मैंने आपको कहा 2024 के सवाल कर लो, समय है 2023 के कर लो, नीट के सारे निपटा लो, हो गया था, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। यही चीजें हैं, बार बार ELP बहुत अच्छी डिजाइन करी है, उसको 2 बार 3 बार पढ़ लो। सेमीकंडक्टर की चारों ELP स्टेपलर लगा लो और कोने में सेलो टेप चिपका दो, तो पूरी एक बुकलेट बन जाएगी सुंदर सी। ऐसे खुले खुले में क्या मजा नहीं आता पढ़ने का, संभालते ही रहते हैं। ELP 1 2 3 4 चारों को पकड़ो, स्टेपलर लगाओ और एक सेलो टेप चिपका दो, ऐसी एक बुकलेट जैसी दिखेगी, 3 सवाल 3 सवाल 3 सवाल, 12 नंबर 12 नंबर, बढ़िया है ना। मतलब आपने कितना अपना, हमारा यही था कि यार फिजिक्स का जो फोबिया है ना वो हटाना है धीरे धीरे, और लगेंगे 5 7 8 10 साल, और ये क्या धीरे धीरे जैसे वो मैसेज आ गया ना, SST का मैसेज कैसे दिमाग में बैठा हुआ है, आप 6ठी 7वीं में आते थे, आपके सीनियर्स, आपके मम्मी पापा, चाचा ताऊ के बच्चे, वो आपके बार बार कभी चल SST तो रटने वाला है, SST तो रटने वाला है, सोचो कैसे आ गया ये, कभी साइंस में तो कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला, मैथ्स में तो कभी नहीं बोला, और वो एक मैसेज चलता गया, पूरी इंडिया में ट्रांसलेट होता गया। तो आप देखो, आप अपने आप भी आए 5वीं से 6ठी में, SST तो रटने वाला है, SST की कोई ट्यूशन नहीं होती। आपने कभी सुना SST के ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, कोई सुना तो आप हंसो। साइंस मैथ्स की बातें सुनी है, इंग्लिश तक की सुनी है, हिंदी भी सुनी है कि चलो ग्रामेटिकल, SST तो रटने वाला है, एक ऑरा बना हुआ है चारों तरफ, SST रटने वाला है। तो वैसा धीरे धीरे हमारा मुहिम ये है कि और मेहनत करके फिजिक्स को ऐसा करें कि बच्चा फिजिक्स पढ़े, कि लग रही नहीं है फिजिक्स को आसान किया जा सकता है।
कि यार घर पे केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पहले वो फिजिक्स की कॉपी निकाले, वो वाली मुहिम है। 7 8 10 साल 12 साल 15 साल और लगेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें सही होती जाएंगी। अब आप देखिए सोलर एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी क्या करेगी बताइए? अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जंप कराना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना ये एनर्जी कौन देगा? सोलर रेडिएशन। आप ये भी लिख सकते हो, अगला स्टेप मजा आ जाएगा, आने वाली एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। देख लो क्यों सर, ये क्या लिखा सर आपने, अपने समझ में नहीं आया? ये है गैप, इतना आपको कूदाना है। ये कौन है? आने वाली ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही है, सूर्य से आ रही है, तो वो ऊर्जा उसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। हो गया खत्म। अब बताइए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर कहां चला जाएगा? कंडक्शन में। बताओ यहाँ क्या बनेंगे? ये इलेक्ट्रॉन चलेगा कंडक्शन में, क्या बनाएंगे? तो बताइए, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। अभी 12th का पेपर बहुत बढ़िया है फिजिक्स का इस बार का, जबरदस्त। आप YouTube पे रिव्यू पढ़ना तो आपका मन खुश हो जाएगा, इतना जबरदस्त पेपर आया है, और पूरा मतलब नीट जेईई मेन के लेवल का ऐसा कर दिया 12th बोर्ड। आपकी बच्चा 12th बोर्ड के लिए भी इतनी तैयारी करे कि नीट जेईई मेन का काम आराम से हो जाए। अभी कल डालूंगा पेपर, अभी टाइप करवा रहा हूँ मैं पूरा, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला इतने सारे एमसीक्यू सिंगल चॉइस, जबरदस्त पेपर। आप वो देखना, कल तक आ जाएगा पूरा पेपर, टाइप करवा रहा हूँ उसको, फिर टेलीग्राम पे डालेंगे। और इतना बढ़िया पेपर है यार, एक एक सवाल बढ़िया, मतलब अपने नीट जेईई मेन के टक्कर का। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, सारे सवाल बढ़िया। वो सब्जेक्टिव सवाल छोड़ देंगे, जो डेरिवेशन वाले वो क्या काम के, और जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना 15-18 वो बहुत अच्छे अच्छे आए, तो वो आप देख लोगे तो थोड़ा सा और आइडिया लगता है कि हाँ भाई नए सवाल अपन देख पाते। सारे मतलब नीट के जेईई मेन लेवल के सवाल, कोई भी ऐसा नहीं कि यार सिर्फ बोर्ड का हो। था वो बोर्ड का पेपर सीबीएसई का इस साल का, अभी हुआ है लास्ट वीक। चलिए क्या हो रहा है ऑफिस बताता हूँ। सोलर एनर्जी का आना और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट होना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुल खिलाएगी, ये देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इन पर बल लगाएगी? हाँ। सोचिए होल पे बल कहाँ लगाएगी? होल होता है पॉजिटिव, तो उसी दिशा में लगाएगी। तो बताओ सारे होल क्या इधर जाएंगे? इधर होल 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 इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ क्या पैदा हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम जानते चाहते थे। अब ये क्या बन गया? एक सेल की तरह काम करने लग गया, अभी तो इसका नाम क्या है? सोलर सेल। देखो पोलरिटी पैदा हो गई, प्लस माइनस, सेल बन गया। और अब देखिए जैसे ही एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, खुद बताओ क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कहां से कहां? प्लस से माइनस। बाइसिंग नहीं करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो बाइसिंग इज देयर। बाइसिंग नहीं हुई है, कोई बैटरी नहीं लगाई आपने, जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स में लगाते थे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम, नो बाइसिंग। सेल नाम कैसे आ गया? सोलर सेल कैसे आ गया? वहां तो फोटो जंक्शन डायोड था, लाइट एमिटिंग डायोड था, ये सेल शब्द क्यों आ गया? हाँ सब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है। देखो क्या पैदा हो गया? ईएमएफ जनरेट हो गया। सर ये तो एक इक्विवेलेंट ऐसा फील आ रहा है, ये सेल और ये बाहर वाला। हाँ बिल्कुल, ये देखिए यही तो है, ये और ये इक्विवेलेंट है, देख लो। अब बताओ ये आपको करंट सप्लाई कर रहा है या करंट आपसे ले रहा है? सप्लाई कर रहा है भाई, अपन को दे रहा है करंट। ऐसे लाखों छोटे छोटे पीएन जंक्शन डायोड उस पैनल पे होते हैं, जो पैनल आपने लगा होता है छत पे, ऐसे लाखों सेल्स, लाखों छोटे पीएन जंक्शन डायोड उस पे लगे होते हैं, जो प्लेट होती है बड़ी, याद करना। वो यही तो है सोलर पैनल। और वो ईएमएफ जनरेट होता है, उससे करंट फ्लो होती है, करंट से आप अपनी बैटरी को क्या कर लो? चार्ज कर लो।
और कुछ काम की बातें सिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। वो पहले एनसीईआरटी में सवाल था, तो हट गया नहीं एनसीईआरटी से। इसका जो बैंड गैप होता है ना भाई, वो बैंड गैप रखा जाता है 1.5 के आसपास। तो इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम तो काम में ले ही नहीं सकते। पूछो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम का तो 1.1 और 0.7 ही होता है। तो कुछ नए कंपाउंड बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको कहा था, गैलेनियम आर्सेनाइड बना दिया, गैलेनियम आर्सेनाइड बना दिया। अब इसमें सर फायदा क्यों? सर 1.5 ही क्यों लिया जाता है? इसके पीछे का कारण सुनोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एम्स में पहले सवाल लेके आया हुआ है, ये एक सन का स्पेक्ट्रम है। ये सन का स्पेक्ट्रम है, इंटेंसिटी और एनर्जी में ग्राफ है। आप देखिए सबसे ज्यादा जो सन की ऊर्जा में फोटॉन्स हैं वो 1.5 EV वाले हैं। थोड़ी बात कठिन है पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। सन से ऊर्जा आ रही है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा मतलब लाइट, लाइट मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स के पास एनर्जी है, बंडल्स हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी, अलग अलग तरह के पैकेट्स हैं। सबसे ज्यादा जो पैकेट्स की संख्या है वो 1.5 EV वाले हैं, सबसे ज्यादा। कम एनर्जी वाले भी हैं, ज्यादा एनर्जी वाले भी हैं, और सबसे ज्यादा संख्या 1.5 EV की है। मतलब जब सोलर रेडिएशन आ रहे हैं तो उसमें जो बंडल्स हैं वो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कौन से हैं? 1.5 EV वाले। इसलिए जो गैप रखा जाता है वो 1.5 EV के आसपास रखा जाता है। क्यों? सबसे ज्यादा फोटॉन्स कौन सी वाले हैं? तो भैया वही वाले लोग हैं, तो वही क्या करेगा? एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कहां ले जाएगा? तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो बैंड गैप है वो किससे मैच कर रहा है? सन के सोलर स्पेक्ट्रम्स के हिसाब से इसका बैंड गैप 1.5 रखा गया है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और भी होता है, आपने देखा दिन में सूर्य का प्रकाश तेज होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो उस समय एनर्जी सोलर पैनल ज्यादा बना रहा होगा। सुबह के समय और शाम के समय सोलर रेडिएशन की तो इंटेंसिटी कमी हो गई, शाम के बाद तो खत्म ही हो गई, तो फिर एनर्जी कहां से आएगी? तो इसलिए दिन में वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? काम करेगा। सबसे तेज इंटेंसिटी कब होती है? दोपहर में होती है सबसे ज्यादा। सही बात है क्या? ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनता है वो देख लीजिए। दो तरह के बात होती है, वो अपन चूंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हुए हैं तो आपको पता है। एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। बताइए, ओपन सर्किट करना मतलब यहाँ RL को क्या कर दीजिए? इनफाइनाइट, तो ओपन हो गया ना। ओपन मतलब क्या होता है? करंट फ्लो नहीं हो रहा। शॉर्ट करना, RL को क्या कर दो? 0। ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, उसे बोलते हैं VOC, जो कि सबसे मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है। और एक शॉर्ट सर्किट करंट होती है ISC। क्या है ISC बताइए? शॉर्ट सर्किट करंट। तो अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग करंट को मेजर किया जाता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा आता है। सीधा एक बार यही सवाल पूछा जा चुका है, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो पूछा गया था भैया सोलर सेल का ग्राफ कौन सा है? आपको सोलर सेल का पता होना चाहिए। यही बताओ फोटो डायोड का कौन से इंपॉर्टेंट में आता था? आपको याद हो? पन्ना पलटो, यहाँ आता था पन्ना पलटो, यहाँ था V, यहाँ था I, ये ऐसे आए थे। याद है? अच्छा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, करंट बढ़ रही थी। इसमें भी अगर आप दिन के समय ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, अंधेरे के समय बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ऐसे बढ़ने जाने पर इंटेंसिटी, वही बात है सीधी, करंट बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा। देखते जाइए, यहाँ सबसे ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट है तो इस पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। सेम कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी और I सब एक जैसी बात है। वो दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1.5 EV का क्यों लिया गया? 1.5 EV का वो सोलर स्पेक्ट्रम से वो बात निकल कर आई है कि वापिस से बातें सुनिए। सन की ऊर्जा में जो सबसे ज्यादा नंबर फोटॉन्स का है वो कौन सी ऊर्जा के है? 1.5 EV के।
आप पढ़ लीजिए एक बार सोलर सेल, ऊपर के 2-3 पॉइंट हैं, फोटो समझ लीजिए, हो जाएगा काम। सवाल सीधा आता है, ग्राफ दिया होता है, पहचानना होता है कि भैया कौन सा ओपन सर्किट वोल्टेज है, कौन शॉर्ट सर्किट करंट है, सोलर सेल का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, वो देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, पढ़ लें। पहला पॉइंट क्या है, पढ़िए। इट इज अ पीएन जंक्शन विच जनरेट ईएमएफ एंड सोलर रेडिएशन फॉल ऑन इट। बिल्कुल सही बात है, सौर ऊर्जा गिरनी चाहिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड, वही प्रिंसिपल है फोटो डायोड का, एनर्जी का गिरना, एक्सेप्ट द डिफरेंस दैट नो एक्सटर्नल राइजिंग इज अप्लाइड इन केस ऑफ सोलर। बहुत बढ़िया, दोनों डायग्राम आने चाहिए। अब देख लीजिए आप, ELP 1 से 4 पूरा देख लीजिए, पीएन जंक्शन, फोटोडायोड, रेक्टिफायर, लॉजिक गेट सब आने चाहिए, पूरा समय दीजिए। और जब मेजर पार्ट टेस्ट में आएगा उस सप्ताह इसको बढ़िया तैयार करना, शानदार तैयार करके आना। सेमीकंडक्टर 3 चैप्टर आ रहे, ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर। जेनर डायोड के मैंने तीनों करा दिए थे क्या? मैंने आप अपना काउंट नहीं करेंगे, मेरी तरफ से बताइए, करा दिए ना? बोलिए, ओवर करें? चलो अब मॉडर्न का आ जाओ। देखो फोटो डायोड और इसमें अंतर क्या है? फोटो डायोड अपन को करंट नहीं दे रहा है, फोटो डायोड तो सिर्फ क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है और उसमें बाइसिंग लगाते हैं, इसमें कोई बाइसिंग नहीं लगाते। चलो वो मास देखिए, रेट बता दिया था, 40 माइक्रोग्राम आ गया था। सेक्शन पहला, फोटोन थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स। एक्सरे, इसका हाल बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा है। प्लेन मिरर के भी यही हालत थे, यही शर्तें थी। प्लेन मिरर एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है, परंतु पीछे एक सवाल दे रखा है कि मिरर को थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घूमती है, उसी पर प्रश्न आया। सेम कहानी एक्सरे के साथ है, थ्योरी में है ही नहीं एक्सरे कहीं भी, पूरी थ्योरी में कहीं नहीं है, और पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है और वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हैं, 30-40 मिनट 45 मिनट सवाल करके देख लेते हैं, बढ़िया तैयार हो जाएगा। टाइप डाल लीजिए एक्सरे। चलिए आराम से बढ़िया कर लेना, यही पूरा तैयार कर लेंगे तो परेशानी नहीं है। भैया के पास एक्सरे नहीं है क्या? ऐसे कैसे? हाँ? एक्स की स्पेलिंग एक्स सही को टाइप कर रहा हूँ।
तो भाई साहब रॉन्टजन एक वैज्ञानिक हुए थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने वो अपने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आराम से अपने लेबोरेटरी में। उन्होंने कुछ नई तरह की रेस देखी और उस समय उनको रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टीज नहीं जानते थे। तो जनरली हम मैथ्स में जब कोई अननोन होता है तो उसको एक्स मान लेते हैं, माना राम का धन एक्स है। उसी तरह उस रेस के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, एक्स रेस। आज अलग बात है कि हम इतनी विज्ञान तरक्की कर चुका है, आज हमें एक्स रेस के बारे में सारी जानकारी पता है। और जिस समय इसकी खोज हुई थी बाय एक्सीडेंटली, एक्सरे पे वो काम नहीं कर रहे थे, वो तो अपने किसी दूसरे प्रैक्टिकल पे काम कर रहे थे। तो देखिए, a new kind of rays are produced since nothing was known about these rays. Röntgen called these rays as X-rays. तो इसके पीछे की आपको समझ, जैसे x क्या होता है, अननोन। मैथ्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो माना राम का कैपिटल कितना है, x है, तो उसी तरह से इसका नाम पड़ा X-rays। वो अलग बात है कि आज हम इसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। बाद में रॉन्टजन वैज्ञानिक को 1901 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसकी डिस्कवरी के लिए। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, पहले आप इनको लिख लीजिए, छोटा सवाल इस पे बन सकता है। अच्छा छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, 40 मिनट में ही सिस्टमेटिक तैयार हो जाएगा। लिख लें सर, रिवीजन का बताऊं सर, करवाओगे कि नहीं? बिल्कुल करवाएंगे, कमिटमेंट में है। मार्च के एंड से अप्रैल में कराएंगे, खूब रिवीजन होगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक कराएंगे, हाई वेटेज टॉपिक। शानदार उसकी स्लाइड्स तैयार हैं, क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और बढ़िया रिवाइज कराएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, पूरा आपको अब सिलेबस, पहले हमारा टारगेट था एक बार ऑफलाइन के कमिटमेंट्स पूरे हो जाए, वो अच्छे से पूरा कर लें, 50 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाए, वो टारगेट पूरा कर लिया है। अब रिवीजन पे और आपकी टेक केयर, पेपर की वीडियो सॉल्यूशन, एरर फ्री पेपर, फिजिक्स के 2 पेपर हो गए, दोनों में कोई करेक्शन नहीं आया, तो इसी तरह के एरर फ्री पेपर देंगे आपको। कुछ कठिन आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, तो इसी तरह की चीजें आगे करनी है। एक अच्छा ईयर आपके साथ निकले, बस हम सब वही चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी मेहनत करें। आप देखिए पहला, रीच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अभी कुछ समय बाद बताऊंगा और एक शब्द बोल लेंगे तो आधी प्रॉपर्टी तो वैसे ही याद हो जाएगी। एक्सरे कुछ नहीं है, फोटोन्स है। लो साहब, आधा पॉइंट्स वैसे याद हो गए, देखना आप कैसे। फोटोन कितने से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, याद हो गया सर। दूसरा, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जब कोई चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए चार्ज चाहिए ना भाई, F बराबर QE, मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए तो Q VB sin थीटा। जब बेटा जी चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कैसे लगाएगी, तो एक्सरे वास्तव में कौन है, फोटॉन। तो 2 प्रॉपर्टी याद हो गई। एक्सरे की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, यहीं से एक्सरे को क्लासिफाई करते हैं, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। नाम से पता चल रहा है, सॉफ्ट एक्सरे मतलब जिनकी एनर्जी कम होगी और हार्ड एक्सरे मतलब जिनकी एनर्जी ज्यादा है। सोचिए एनर्जी कम तो व्हाट अबाउट वेवलेंथ, E बराबर एस सी बाय लैम्डा। फोटोन से कम करो ना बात, एनर्जी कम है तो लैम्डा ज्यादा। ज्यादा वाले 100 एंगस्ट्रॉम से 50, 70, 80, 90, 100 वाले सॉफ्ट में जाएंगे और जिनकी एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा कम है, वो किस में आएंगे, हार्ड एक्सरे।
ऊपर वाला पॉइंट भी देखो बढ़िया है, क्योंकि एक्सरे कौन है? फोटोन। फोटोन मतलब कौन है? लाइट। तो रिफ्लेक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, लाइट है। चलिए आगे बढ़े। अब एक्सरे की एलपी खोलिए, सवाल यही कर लीजिए बैठ के आराम से, 1 घंटा लगे, कोई टेंशन नहीं है, निपटाइए। 7वां निपटाइए, 6वां निपटाइए। ईएलपी नंबर 5 यही करते चलिए, यही करते चलिए। कौन सा बोला? 7वां और 6वां। ईएलपी नंबर 5 एक्सरे। ईएलपी नंबर 5 पूरी यही रंगीन कर दीजिए ताकि एकदम बढ़िया तैयार हो जाए, घर पे कोई होमवर्क नहीं। इसको स्टेपलर लगा ले सारे को। मैं दूं स्टेपलर मंगाऊं? यस सर। स्टेपलर और एक सेलो टेप आता है, थोड़ा पैसा खर्च कर, 15-20 रुपए का सेलो टेप आता है। एक कोट नहीं, 5 रुपए तो छोटा आता है, जो बड़ा ही चौड़ा हो जिसकी पट्टी होती है, इसको काट के एकदम क्या थोड़ा लुक्स अच्छे आते हैं तो पढ़ने का मन करता है। ईएलपी खुली खुली इधर उधर घूम रही है, फट रही है, मजा नहीं आता। जब तक बढ़िया नहीं रहता ना तो सिस्टम नहीं बनता। हाँ जी, कौन सा निपटाना है बताओ सवाल? 6वां 7वां निपटा दे, 6वां 7वां निपटा दे, मैं भी करूंगा। छठा 7वां। अब देखो उसने एक्सरे बोला और मोमेंटम पूछा है, तो लेक्चर नंबर 1 एक्सरे बोले तो फोटोन, फोटोन का मोमेंटम P बराबर E बाय C, E की जगह C बाय लैम्डा, H बाय, बस खत्म। तो अगर आपने ये शब्द समझ लिया कि अरे यार एक्सरे तो कुछ नहीं है, फोटोन है, देखो सवाल सॉल्व हो गया। पूरे आंसर निकालो और पूरी अच्छे से सॉल्व कर लो, पूरी हो जाएगी। एक अलग कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ सर एक बार आपने पूरी अच्छे से करा दी। अब रिवीजन की जिम्मेदारी है। अभी नहीं ला रहे रिवीजन, अभी करवा देंगे रिवीजन शॉर्ट, तो फिर रिवीजन 1 शॉर्ट का भी वापस सेकंड रिवीजन लाना पड़ेगा। 50 दिन बहुत है, इसलिए अब मार्च के अंत में, अप्रैल में, उस समय रिवीजन करेंगे। अभी आप अपने लेवल पे तैयारी करें तो उससे आपको खुद को आइडिया लगेगा क्या क्या तैयारी हो रही है। चलिए आंसर आ गया क्या इसका? यस सर। 6वां टिक लगा लो। 7वां बताओ, 7वां बताओ। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रहेंगे? अनडिवाइडेड। कारण बताओ? लिख लो, फोटोन का चार्ज 0 होता है, पूरा हिंदी में लिख लो, हाथ से लिखा हुआ रहेगा, याद रहेगा। फोटोन पे चार्ज 0 होता है, फोटोन पे चार्ज 0 होता है। तो अगर चार्ज ही 0 है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड बल लगाएगी, और जब बल ही नहीं लगेगा तो डेविएटर कैसे होगा? चलिए आगे बढ़े। अब आइए साहब, एक्सरे का कैसे प्रोडक्शन होता है वो देखिए, आराम से समझिए, बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाने को नहीं कहता ना अपने एनसीईआरटी में, और समझिए होना क्या है। ये लगा हुआ है फिलामेंट, इसको बोलने की कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये है फिलामेंट, फिलामेंट में से फिलामेंट को गर्म करते हैं, थर्मियोनिक एमिशन होता है। थर्मियोनिक एमिशन मतलब समझते हैं, गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। भाई साहब आपने ये लगा रखा है बैटरी, जबरदस्त हाई वोल्टेज बैटरी है, भयंकर। सोचिए हाई वोल्टेज बैटरी क्या पैदा करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां? प्लस से माइनस। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कौन निकले बताइए? इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे बल कहाँ लगाएगी? अपोजिट दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो बल आगे लगेगा, तो इस पे बल लगेगा आगे। ये हाई वोल्टेज फील्ड है, ये जबरदस्त फोर्स लगाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी? एक्सीलरेट। कितनी एक्सीलरेट कर सकती है आप वो भी बताते हो। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, वोल्टेज लगाने पर एनर्जी कितनी आ जाती है? Q इंटू V। और एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। चलिए वापिस यहाँ तक का फिर सुनिए। स्टेप नंबर 1 बोलिए। फिलामेंट से थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है। थर्मियोनिक एमिशन मतलब बताइए क्या होता है? हीट करके इलेक्ट्रॉन का निकलना है। स्टेप नंबर 1 थर्मियोनिक एमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऊपर क्या लगा रखा है बताइए? हाई वोल्टेज लगा रखा है। हाई वोल्टेज क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करेगा भयंकर। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स भयंकर एक्सीलरेट हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स जब जाके टारगेट पर टकराते हैं तो वहां से क्या निकालते हैं? एक्सरे, फोटॉन। सर ये फोटोइलेक्ट्रिक से उल्टा है क्या? सोचने दो। फोटोइलेक्ट्रिक में क्या होता था? लाइट आती थी, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। उल्टा करो, विलोम शब्द। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और मेटल में से क्या निकाल रहे हैं? टारगेट में से क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फोटॉन्स। फोटॉन्स बोले तो एक्सरे। वापिस सुनिए बार बार। When highly energetic electrons किस पे बम्बार्ड किए? टारगेट पे। टारगेट से क्या निकले? फोटॉन्स। अब इन फोटॉन्स को, इन एमिशन को दो तरह से समझाया जाता है। एक कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो अगले 1 घंटे में वही पढ़ना है। इस एक्सरे के प्रोडक्शन को कितने तरीके से समझाते हैं कि ऐसा क्या हुआ सर कि फोटोन कैसे निकल गया, अब उसको हम समझ जाते हैं। तो आइए देखिए, ये एक्सरे का स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे अब आराम से समझिएगा और फिर बात करेंगे। 2 फॉर्मूले ही हैं पूरे चैप्टर में, बस उसी से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। चलो देखो, तो बार बार बोलिए। थर्मियोनिक एमिशन से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे? टारगेट से एटम पर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब मैं टारगेट का फोटो बना रहा हूं, बताइए टारगेट का फोटो। ये कौन? न्यूक्लियस। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। हाई एटॉमिक नंबर लेते हैं, इसका भी कारण आधा घंटे बाद दूंगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका कारण अभी तुरंत दे सकता हूं क्योंकि भयंकर हीट एनर्जी भी पैदा होती है। भयंकर हीटअप होने से वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा टारगेट चुनते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ज्यादा। एटॉमिक नंबर क्यों ज्यादा होगा? इसका कारण आधे घंटे बाद आएगा। 2 8 होता है शायद, 2 8, फिर वापिस 8 या 18? 8, फिर वापिस 'चलिए ये किसका फोटो बनाया बताइए? टारगेट का। टारगेट कौन? जिस पे जाके वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। ये कौन आ रहा है बताइए? इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला? जो थर्मियोनिक एमिशन से निकला। पूरी कहानी समझिए, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। यही तैयार। ये कौन है? टारगेट एटम। टारगेट एटम, टारगेट एटम, ये टारगेट एटम है। यहां से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब 2 संभावना हो सकती है, या तो इसे टकरा जाए, वो भी समझेंगे, परंतु आपको पता है
चलिए पहले आप आने से 15-20 मिनट समोसा खा लें। बिल्कुल बिल्कुल नदी गरम तो है। नदी ने मुझे कहा सर मैं खाऊंगा तो कभी खाऊंगा जब गरम होगा। ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको घर में भिजवा दिया जाएगा। सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को आपके घर पर कोरियर करवा दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। भैया देखो एकदम क्लास रूम साफ रखनी है, बिल्कुल खाकर अच्छे से जो प्लेट है उसको बाहर डस्टबिन में हाथ धोकर फिर वापस पढ़ने बैठे। चलिए भिजवाएंगे, बिल्कुल नहीं परेशान। आप सभी इसी तरह से खा के नहीं रहे तो खा लेते हैं इसका। अभी इसी तरह से खुश रहें, हैप्पी मोमेंट्स के साथ, और बस आगे बढ़ते रहें, चहकते रहें। खुश रहना बहुत जरूरी है। ये फटाफट फिनिश करके फिर पढ़ाई करते हैं। अरे किसी का ठंडा तो नहीं आया? ग्लास का वो कचरा सब बाहर फेंक के आना भाई। इन्होंने खा भी लिया।
इस बात का बच्चे हो तुम सब आप सब हमारे दिल के बहुत करीब हो। और इतने समय से पढ़ाने का फिर क्या अटैचमेंट हो जाता है। दादा प्यार अभी देखो समोसे की व्यवस्था हुई है 5-6 महीने है ना। आपसे पैसे इकट्ठे कर रहे थे पहले से चलिए सर 15,000। तो बात करते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे की। ठीक है 30-40 मिनट का है, कर लेते हैं, खत्म हो जाए फिर और एक इसके बाद कोई क्लास
चलो फटाफट खत्म करेंगे, है ना। तो कौन आ रहा है बताइए, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये क्योंकि आपने कभी बचपन में पढ़ा हो तो एटम का मोस्टली स्पेस खाली होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकते हैं, मोस्टली स्पेस खाली होता है, तो ये अंदर आता है। और भाई साहब जैसे ही अंदर आएगा न्यूक्लियस का हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। याद करिए, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब आपने कभी पढ़ा हो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो आपको बताते थे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों करता है, और अगर एक ऐसे रीजन में है जहां उसकी वेलोसिटी बदल रही है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्लस EMW भी करता है। याद करिए, ये सबसे पहले 12वीं क्लास में बताते हैं हम। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और एक ऐसे रीजन में कर रहा है जहां पर फोर्सेस है, एक्सीलरेशन फील्ड है, तो वहां पर वो EMW भी रेडिएट करता है। तो बताइए बिल्कुल वैसी बात हो गई, एक इलेक्ट्रॉन एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फील्ड के अंदर है, तो बताइए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा मतलब एनर्जी होगी फोटॉन्स के पास। ये फोटॉन की एनर्जी आएगी कहां से, इंपॉर्टेंट ये है, आएगी कहां से। एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो फोटॉन की एनर्जी है इसके काइनेटिक एनर्जी से ही निकलकर आती है। तो मान लो इसकी पहले ऊर्जा हाफ mv² है और बाद में हो गई हाफ mv²। तो ये जो ऊर्जा में कमी आई है वही ऊर्जा में कमी क्या बन गया, फोटॉन। क्या बात समझ में आ रही है? वापस बताता हूँ, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया बताइए, सोच के बताइए। थर्मिनिक एमिशन वाला है, वो किस पे गया, टारगेट पर। ये देखिए जबरदस्त हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, उस हाई एक्सीलरेटेड फोर्स के कारण उसने क्या पैदा करी, EMW क्लासिकल मैकेनिक्स। और वो EMW की ऊर्जा कहां से आती है, उसके खुद की काइनेटिक एनर्जी से। मान लो मैं 100 जूल से आ रहा था, बाद में मेरी 10 जूल रह गई, तो 90 जूल का मैंने क्या बना दिया, फोटॉन। तो मैं ऐसा लिखूंगा हाफ mv² माइनस हाफ mv' बराबर फोटॉन की ऊर्जा hc/λ। बोलिए यस सर, या hν भी लिख सकता हूं, एक ही बात। अब मुझे सोचिए, मुझे जबरदस्त एनर्जी का फोटोन बनाना है, मैं चाहता हूं सबसे पूरे का पूरा 100 जूल फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो बताइए मेरी फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0। सुन के देखो, मैं 100 से आ रहा था, 10 रह गई, तो फोटोन कितने का बना, 90। मैं चाहता हूँ पूरा फोटोन बन जाए 100 का 100, तो मेरी फाइनल एनर्जी 0। बताइए v' क्या कर दूं, 0। अगर मैं v' 0 कर दूंगा तो बताइए जो मेरा फोटोन बनेगा वो मैक्सिमम एनर्जी का बनेगा, परंतु न्यू मैक्स से तो बताओ लैम्डा क्या होगा, ये तो आपको चमकता होगा। हाफ mv² को लिख सकते हैं q into hc/λ में, तो लैम्डा मीन बराबर hc/qv, q की जगह e लिख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ये पहला फॉर्मूला और सबसे फेमस फॉर्मूला यही है, लैम्डा मीन बराबर hc/ev। सॉल्व कर सकते हैं hc और e रख के, तो वैसे ही आ जाएगा 12,400/20। ये V कौन है, V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो अपन ने लगाया था, लिख लो। एक बार और समझाता हूँ, बहुत आसान चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं, कोई डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, समय है इसलिए करवा रहा हूं। समय कहाँ है, आप तो सब मतलब कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, और सिस्टमेटिक पढ़ाना जरूरी है। आपको लग रहा है कि आप 8-10 दिन बाद मुझे बताना, आपको मैसेज, सर बोर हो रहा हूँ सर, करें क्या सर, बुला लो सर, यही मिलोगे मुझे ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, देखना सर कमरों की याद आ रही है सर, 506 में बहुत लंबा समय बिताया, रूम भी अच्छा था। मेरी ही थी क्या, सच में?
बेसिक मैथ 11वीं के पहले चैप्टर से 12वीं के आखिरी चैप्टर तक। बीच में मैं 4-5 महीने के लिए गायब हो गया था। 5 महीने के लिए वो मास्टर प्रो 2 में चला गया था पढ़ाने। 5 महीने नहीं हुआ बोलते हैं, बस 5-6 महीने के लिए। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट्स पढ़ाने भी तो आया था बीच में। यस, बहुत पढ़ा है भाई। हाँ, बाकी तो मैंने छोड़ा काम, ऑनलाइन निपटा दिया पूरा। तो भैया लैम्डा मिन का फॉर्मूला याद करो, SC बाय EV 12,400/V। कहानी बोलो तो मजा आएगा, बोलो कहानी। ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? थर्मियनिक एमिशन से जो निकला है ना। अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी, मजा आता है। वो एटम पे गया, एटम के न्यूक्लियस के कारण हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में आया, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के कारण एक्सीलरेशन हुआ। और क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सीलरेटेड फील्ड में होता है तो वो EMW को क्या करता है? रेडिएट। और वो EMW की ऊर्जा आती कहां से? एनर्जी से। अब खत्म। ये न्यू मैक्स और लैम्डा मिन समझ में आ रहा है किसी को? क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मैक्स होगी तो लैम्डा मिन होगा ना भाई, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। बहुत तरह की वेवलेंथ निकलती है, जरा सोचो क्यों? जरूरी नहीं सब इधर ही आए, बहुत सारे आए हैं। कोई दूर से जाता है, कोई बहुत दूर से जाता है, कोई बहुत पास से जाता है। तो अलग अलग तरह की एनर्जी के क्या निकलते हैं? फोटॉन्स निकलते हैं। मोनोक्रोमेटिक नहीं आते, पॉलीक्रोमेटिक आते हैं। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब सभी तरह के फोटॉन्स। और जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो यही है, बाकी सब इससे ज्यादा ही होगी। दिस इज लैम्डा मिन, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये, कट ऑफ वेवलेंथ। इससे छोटी कोई वेवलेंथ नहीं होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पहला तो दिमाग में बैठा हो, एक्सरे एक्सरे नहीं है, फोटॉन्स हैं। तो आधी लड़ाई तो आप यूं ही जीत लोगे। आओ फिर बोलो, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आए, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आए, टारगेट एटम पे जाके स्ट्राइक करें, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण EMW जनरेट हुई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एक्सरे। सर ये कंटीन्यूअस शब्द क्यों लिया है आप? क्योंकि पता है एक वेवलेंथ नहीं है, सभी तरह की वेवलेंथ। सर सभी तरह की वेवलेंथ क्यों? कोई कम रिटार्ड हुआ होगा, कोई ज्यादा रिटार्ड हुआ होगा, कोई बहुत दूर से निकल गया होगा, तो इसलिए एक वेवलेंथ नहीं आती, सभी तरह की वेवलेंथ आती है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। ये देखिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, मैंने तो सारा बोल ही दिया, फिर भी आपको अच्छा लगेगा। पढ़ेंगे तो क्या हो, दिमाग में वो चीजें बैठती है। When a voltage V is applied across the tube, सही बात है। Electrons emitted by the filament, बहुत बढ़िया, will reach the target with energy EV। कहाँ से एनर्जी आई हो? वोल्टेज लगा दिया। When the electron interact with the atom of the target, it loses a part of electric energy, and this lost energy is obtained in the form of X-ray। ये तो मैं कह रहा था बार बार, 100 जूल आया, इंटरेक्शन करके 10 जूल हो गया, तो जो 90 जूल में कमी आई वो कहाँ गई? फोटोन में बदल गई। हाफ mv² बराबर h। The electron really loses whole of its energy now. Similarly, generally it undergoes a sequence of interaction with the atom before coming to rest, thus emitting photon of smaller energies। सभी तरह की आती है। देखो इसमें जी शब्द मैं बोलना चाहता था, कंटिन्यूअस रेंज। कैसी रेंज? कंटिन्यूअस। क्या बात क्लियर है? चलिए साहब,
आइए पहला सवाल सिर्फ पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ना है, फॉर्मूला ही पूछा गया है, सिर्फ पढ़ लीजिए। बोल लैम्डा मिन का फॉर्मूला, कट ऑफ का फॉर्मूला SC/, केवल फॉर्मूला ही पूछा गया भाई, केवल फॉर्मूला SC/। एक एक शब्द से दोस्ती करो। लैम्डा मिन कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, बड़ा v बनाओ, बड़ा v, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा v बनाओगे वेलोसिटी की फीलिंग आएगी, बड़ा v बनाओ डरावना, कभी वेलोसिटी आएगा ही नहीं वो। बड़ा v पोटेंशियल कट ऑफ वेवलेंथ। बोलिए क्लियर है? अगला करो, देखो ये है क्या अपने उसमें, कौन सा नंबर है? नहीं है, लिख लो, अच्छी बात है। नहीं है तो लिख लो, पूरा ही काम करो, ऐसे फटाफट निपटा, पूरा करके जाओ अच्छे से। तो मन में एक और रहेगा तसल्ली के नहीं यार, पूरा सिस्टमेटिक अच्छे से किया है नोट्स बनाकर। वैसी अप्रोच पर मत जाओ, ठप्पा लगा दो, वैसा नहीं करना पड़ो। पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक नोट्स बनाकर ELP करके शॉर्ट नोट सब अच्छे से पूरा होना चाहिए। आया? सीधा फॉर्मूला कौन सा वाला? 12,400। 2-3 बार लगा लो तो क्या याद हो जाएगा, बटे 50 किलो है, 10 की घात 3। सही है? कौन सा है बताओ? 0.25। चलो अब देखो, पहला करो, 5वां करो, पहला 5वां नम्मा 11वां, पहला 5वां नम्मा 11वां 14वां। अच्छे से कर लो, पूरा समय पे हो जाएगा, भी क्लास खत्म होगी तब तक पूरा हो जाएगा। 1, 5, 9, 11, 14। तो क्या आपको करेक्शन पता चल जाएंगे, परेशान नहीं होगे आप। बस सवाल नंबर बोर्ड पे लिखना है, 1, 5, 9, 11, 14। पहला 5वां नम्मा 11वां 14वां आंसर मिला लेना। अभी सारे मैं सॉल्व कर दूँ। सारी ELP को स्टेपलर लगा ले, सारे मॉडल की ELP 1 से
और ऐसे एक सेमीकंडक्टर का बना ले बंच, 2 बंच बनाने 10 सवाल दे देगा, 2 बंच यार, उसी को करते रहो बार बार, बढ़िया हो जाएगा तैयारी। अभी ऑप्टिक्स मॉडर्न और सेमी के 100 सवाल और छांट रहा हूँ नए, टेलीग्राम पे डालेंगे। 100 ऑप्टिक्स, 100 मॉडर्न और 70-75 सेमीकंडक्टर फाइनल रिवीजन के लिए, क्योंकि अब ये तो आपने 2 बार कर ली तो अभी आंसर याद हो जाते हैं। 100 ऑप्टिक्स, 100 मॉडर्न और 70 सेमी, यानी ये बढ़िया तैयार करते हैं, उससे रिवीजन से क्या होगा, पूरा चैप्टर वापस तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। आइए, कौन सा पहला हो गया क्या? पहला बताओ सही आंसर है। ठीक है, आंसर जरूर चेक करना, करेक्शन नहीं हो, बाद में परेशानी होती है। 5वां, एक्सरे ऑप्टेन सभी वेवलेंथ होती है या कुछ ही वेवलेंथ होती है? सभी। कहां से? मैक्सिमम से लेकर इनफाइनाइट से तक, सही है? नहीं, मिनिमम से लेकर इनफाइनाइट तक सब हो सकती है, ठीक है। और नमा बताओ, नमा हो गया। 100 और 8 के बीच में फ्रीक्वेंसी का या लैम्डा का फर्क होता है। 11वां सीधा फॉर्मूला है। 14वां भाई साहब 2023 का प्रश्न, कितना पर्ची आया? देखो, लैम्डा में बराबर 12,400 बटे, तो लैम्डा वी के इनवर्स, लैम्डा वी के क्या है? कौन सा उत्तर आएगा 14 का? चलिए कंटिन्यूस क्लियर हुआ। आइए क्लियर करिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ये और जबरदस्त है, ये भी आसान है। दूसरा लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब मैंने आपको कहा था एक संभावना और है, क्या? ये प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और यहां एक जगह खाली कर दी, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? उसको उसने फ्री कर दिया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक तो प्रोजेक्टाइल वाला जो आपने भेजा था, और एक ये वाला भी तो निकलेगा। ये तो दो निकल गए, टाटा बाय बाय। यहाँ क्या जगह खाली हो गई? अब बताना क्या होगा? इसको भरने के लिए ऊपर से जंपिंग होगी। सोच, ये जंपिंग होगी, वही पुरानी बात, whenever electron jump from higher to lower, energy is released is a form of electromagnetic। जरूरी तो नहीं यहाँ से हो भाई, यहाँ से भी तो जंप हो सकता है, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। अरे भाई यहाँ से भी तो जंप हो सकता है, और जरूरी तो नहीं यहाँ होगा, एक साथ बहुत जगह भी वो होल क्रिएट। अब बताइए यहाँ से भी निकलेगा, तो ये वाली जो एक्सरे है इसे हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो है तो दोनों एक्सरे, कोई अंतर नहीं बता सकता कि कंटिन्यूअस या कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो समझाने का तरीका है कि जो एक्सरे का एमिशन हो रहा है उसको दो तरीके से समझा सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हुआ होगा, या उस इलेक्ट्रॉन ने किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी कि वो वहां से क्या निकल गया? आयनाइज हो गया। जैसे हाइड्रोजन एटम की तुम्हें याद है 13.6 दे दो, 13.6 दे दी, अगर n वाले 1 को दे दोगे तो फ्री हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे को देना है तो 3.4 दे दो। तो अगर इसने ऊर्जा उसके आयनाइजेशन ऊर्जा के बराबर दे दी तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना भाई। और उसको भरने के लिए ऊपर से जंपिंग होगी, और जब वो जंपिंग होगी तब एनर्जी रिलीज होगी, वही तो फोटोन है। नहीं आ पाया, आई बात समझ आ कैरेक्टरिस्टिक की? आओ चित्र के माध्यम से देखते हैं, मस्त समझ में आएगा। चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, एक एक चीज समझिए। ये बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डिंग मतलब कौन सा? थर्मिनिक एमिशन वाला, फील आएगी तगड़ी, ठीक है। क्या किया इसने भाई ने, क्या किया भाई ने बताइए? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली जगह को निकाल दी, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इजेक्टेड, ये वाला जो बम्बार्डिंग है वो भी निकल गया। अब देखिए यहाँ से ये जब जंपिंग हुई तब क्या निकले? फोटॉन्स। और यही तो कौन है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखिए अब ये कौन सी सीरीज है, बिल्कुल वैसे ही लाइमन बार्बर। और लाइमन बार्बर नहीं बोलते कारण क्योंकि लाइमन बार्बर तो हाइड्रोजन के लिए परिभाषित है, ये इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन नहीं है। ये के अल्फा क्या क्या मतलब है जरा सोचिए, ये सेल में वैकेंसी खाली हुई तो इसको जंपिंग कहां से हो सकती है बताइए, जस्ट ऊपर से होगी तो के अल्फा, एक छोड़ के होगी तो के बीटा, एक छोड़ के होगी तो आना किसमें ये 11 समझे, वो है ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर समझाता हूँ, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो यस कि हाँ बस खत्म हो जाए। देखो अच्छे से, और यहाँ खाली जगह हुई, पता कौन से शेल में खाली हुई, के शेल। ठीक है, तो अब इसमें जो भी आएगा वो के सीरीज कहलाएगी। अब कहां से आ सकता है बताओ, एल से आ सकता है ना, तो ये कहलाएगा के अल्फा। एल से आएगा ना के बीटा, वो कहलाएगी के सीरीज। पर के वाली वैकेंसी को भरने के लिए वो जस्ट ऊपर से आए के अल्फा, और ऊपर से आए के बीटा, और ऊपर से आए। मान लो यहाँ वैकेंसी नहीं हुई, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, अब बताओ कौन सी सीरीज होगी, एल। इसको भरने के लिए ऊपर से आएगा, तो बताइए ऊपर से आएगा तो एल अल्फा, और ऊपर से आएगा तो क्या बात क्लियर है? यस सर। बताओ ध्यान से, ये कंटिन्यूअस है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है, पर्टिकुलर वेवलेंथ है। इसलिए देखिए पूरा कंटिन्यूअस का स्पेक्ट्रम तो ऐसा आता था, परंतु बीच बीच में अब स्पेक्ट्रम में क्या आ गई है, स्पार्क्स आ गई। बताइए स्पार्क्स किसकी वजह से आई है, ये वाली लाइन। अगर सिर्फ कंटिन्यूअस होता तो ग्राफ ऐसा था, क्यों सर ऐसा ही क्यों था बताइए, ये बताइए कहां से शुरू हुआ है, लैम्डा वेव से, सभी तरह की वेव है, बीच बीच में कौन सी आ गई है बताइए, कैरेक्टरिस्टिक वाली। इसलिए वाला ग्राफ देखिए, ये देखिए, ये देखिए लैम्डा वेव सबसे मिनिमम वेव है। ये बताइए ये कौन है, ये कौन सा स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस सभी तरह की वेवलेंथ। ये बीच बीच में पीक्स किसकी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक वाली पीक्स। क्या फील आ रही है के बाद समझ में? पहले तो ये चित्र बना लीजिए, एक बार और समझाता हूँ तसल्ली से, धीरे धीरे कुछ सवाल करके देखते हैं। फिर तो प्रोसेस को बोलो कि एक प्रोसेस तो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो गया, एक प्रोसेस ये है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन ने किसी ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल दिया, तो वहां पर क्या खाली हो गई है जगह। उस जगह को भरने के लिए हायर ऑर्बिट से क्या होगी, और जब भी हम 11वीं क्लास से रखा हुआ whenever electron jump from high energy level to low energy level, energy release in the form of electromagnetic radiation। कल ही मुझे एसएम सर ने बताया एटम स्ट्रक्चर में, सर ये बात हमेशा होती है। मैंने कहा सर हमेशा, हाँ सर हमेशा, इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, एनर्जी रिलीज होगी। सर ये एल अल्फा एल बीटा एल गामा समझाएगा कोई, कोशिश करो। एल अल्फा एल बीटा एल गामा का मतलब वैकेंसी कहां क्रिएट हुई है, एल में, और एल वाली वैकेंसी को भरने के लिए जस्ट ऊपर से आएगा एल अल्फा, एक छोड़कर आएगा और ऊपर से। एक फॉर्मूला इसमें आता है, इसे बोलते हैं मॉजलेस लॉ। रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वी।
सवाल नंबर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। सर ये कहाँ से आया, थोड़ा आइडिया देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। ये बी होता है स्क्रीनिंग, शील्डिंग। एटम स्ट्रक्चर में आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शील्ड करके रखते हैं, याद है? तो बी आ जाता है। सभी के लिए बी अलग होता है, सिर्फ ए अल्फा के लिए आपको याद रखना है बी की वैल्यू कितनी होती है, 1। शील्डिंग कहलाता है, शील्डिंग आईयूसी में होता है शायद, स्क्रीनिंग, शील्डिंग, कांस्टेंट, इफेक्ट, पीरियोडिक टेबल में आता है शायद। आप सवाल नंबर कौन सा देखना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तसल्ली से देख लें। पूरी थ्योरेटिकल बातें हैं सारी, एक बार पढ़ लो, मुझे भी बता दो, आंसर मैच कर दो। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे एमिटेड होता है, बताइए क्यों, कारण बोलिए धीरे धीरे। वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और वहां पे जगह खाली हो जाती है, और उस जगह खाली को करने के लिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यही पूछा, देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट। कितना मस्त लिखा है, पढ़ो और मजबूत हो जाएगा। द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डिंग कौन सा वाला बताओ, वो थर्मेटिक एमिशन से जो आया था, याद आया? Knockout electron from the inner shell of the target and one of the outer electron falls. It builds vacancy. Or whenever electron jump from high energy level to low energy level, energy is released in the form of electromagnetic waves. तीसरा बताओ, characteristic X-ray produce होता है क्यों? When electron jump from high energy state to low energy state. तीसरा भी हो गया। चौथा, characteristic X-ray emitted due to the transition of inner electrons of the atoms. सही बात है। पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, बहुत ही बढ़िया। आठवां पर, आठवां निपटाओ, 10वां निपटाओ। फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ, सरल है चैप्टर, आप देखो ना, मतलब ये कहीं दिक्कत नहीं, पूरा मॉडर्न आसान है भाई। ये तो अपन ने पूरी ईएलपी करके किया है, तब अपन को 8 लेक्चर लगे, सारे ईएलपी के क्वेश्चन निपटा लिए, अच्छे से थ्योरी लिख ली, बाकी तो बहुत छोटे चैप्टर है। 3 लेक्चर कम हो गए ना इसके, रेडियो एक्टिविटी हट गया, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते थे तो 3 लेक्चर और खर्च होते थे, रेडियो एक्टिविटी हट गया। हाँ जी, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे वाला तो इनर और वेल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो अपन क्या बायो में हमारे टीचर बोलते हैं मोर एप्रोप्रिएट दो, करेक्ट मत दो। तो इनर वाले में तो सभी आएंगे, वैलेंस वाले में तो सिर्फ आउटर वाला ही आएगा। बायो वाले में अध्यापक हमेशा समझाते हैं कि करेक्ट मत दिया करो, करेक्ट कुछ नहीं होता, हाँ कम गलत सबसे सही। हाँ, तो वो वाली सोच रखते हुए क्या हो जाएगा, इनर वाला हो जाएगा। ये हमें सिखाया है हमारे भाई वाले सर, नहीं समझा है? सबसे सही, सही नहीं, सबसे सही। चलिए अब देखिए कौन सा कर रहे हैं आप, आठवां। आठवां तो आसान हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ दे रखी और पूछा है पोटेंशियल, तो मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ, लैम्ब्डा में 12400 बटे v एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा मिनिमम वेवलेंथ,
0.4125 एंगस्ट्रॉम है। 12,400 बटे V, 12,400 बटे 0.415 कितना? 30 किलो। सही है, यही आते सब लैम्डा V के इनवर्स भी होता है। चलिए और बोलिए, अब आ जाइए 10वां कर लीजिए। 10वां कर लीजिए, मोजले लॉ लगेगा कि अल्फा के बीटा में क्या लगाना है? मोजले कैरेक्टरिस्टिक। सही है। चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन मिले ही नहीं, आराम से हर 5-7 दिन में यहाँ मिलने आ सकते हैं, ठीक है ना। डाउट काउंटर पर सब टीचर मिलते रहेंगे और अच्छा करें, मन खुश रखें। बीच में 10-15 दिन अनअकैडमी का चक्कर लगाते रहें। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, खूब सारी प्यार भरी शुभकामनाएं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और खूब मेहनत करें। चलिए धन्यवाद। मेरी वजह से लेक्चर ले लेगा। मैं भी आ रही, जल्दी वापस आ रही। तू मेरा बैग पैक कर दे।